बहुत ही आदर से सत्कार नाल श्री कमलकांत कुमार काली जी ने बेनती करांगा वो भी आके अपने विचार पेश करें। जय मूल निवासी साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रोफेसर गुरनाम सिंह नुक्तर साहब के जन्म जयंती के अवसर पर अशोका विजयादशमी का और उस अशोका विजयादशमी के अवसर पर जो जागरण और प्रबोधन का कार्यक्रम साथियों यहाँ पर रखा गया है, सबसे पहले तो मैं जिनकी याद में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है से मुक्तसर साहब को, प्रोफेसर साहब को और उनके कार्य को विनम्र अभिवादन करता हूँ। राष्ट्रीय मूल भारतीय चिंतन संघ के द्वारा साथियों आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे का मकसद भी आप सभी के सामने आ गया है कि किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कहूँगा साथियों, समय हो चुका है और आज के इस विषय के अवसर पर चूँकि कुछ बातें कुछ अवसरों के समय पर ही कही जाती है या उसका मूल्य होता है। साथियों, अशोका विजयदशमी के अवसर पर या उस गौरवशाली दिन को याद करते हुए आज का ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है और उस दिन को हम लोग केवल याद करेंगे या उन घटनाओं की चर्चा करेंगे तो उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये सारा कारवा बनाया गया। मैं ऐसे मानता हूँ कि आज का दिन जो है ये हमारे सब के लिए समीक्षा का दिन है और ये समीक्षा उन लोगों को करनी चाहिए जो उस महापुरुष की विरासत को अपनी विरासत मानते हैं और उस विरासत को आगे लेकर जाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि विरासत बहुत बड़ी है, विरासत बहुत बड़ी पूंजी भी है, मगर हम ऐसे मानते हैं कि जितनी बड़ी विरासत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी उस विरासत को मानने वाले लोगों को पूरा करनी पड़ती है। हमारे पुरखे बहुत ज़्यादा महान थे, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की। समय और साधनों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने इतना विशाल कारवा हमारे लिए लाकर रख दिया और आज वो कारवा जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। प्रोफेसर साहब का 76वां जन्मदिन हम लोग आज मना रहे। जिंदगी में कुछ किए बगैर बढ़ने वाली अगर कोई चीज़ होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, वो होती है उम्र। कोई भी काम किए बगैर बढ़ने वाली है कोई चीज़ हमारे पास में होती, वो केवल क्या होती है? उम्र होती है। उस जिंदगी को जब तक कोई मकसद ना हो, उस जिंदगी का कोई लक्ष्य ना हो, तब तक उस जिंदगी में जो चेतना या ऊर्जा पैदा होनी चाहिए वो निर्माण नहीं होती। प्रोफेसर साहब के सामने एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य उन्होंने अपने पुरखों से लिया और वो लक्ष्य केवल प्रोफेसर साहब का ही लक्ष्य नहीं था। तो इस देश में जो भी समता, बंधुता, न्याय या स्वतंत्रता की जिंदगी जीना चाहता है, एक व्यक्ति और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की जिंदगी जीना चाहता है, उन सभी का होना चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने हमको बना कर दिया। इस देश में संविधान लागू होकर 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आज़ादी का, तथाकथित आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम लोगों ने मना लिया। ये 75 साल की आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी है समीक्षा करने के लिए। संविधान लागू होकर भी 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया है।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कन्वर्जन किया था, उस कन्वर्जन को भी लगभग 66 ईयर पूरे हो गए। यानी 20 साल की अगर एक पीढ़ी मान ली जाए, 20-25 साल की एक पीढ़ी मान ली जाए, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि 21 साल के आदमी को वोट देने का अधिकार मिले, उसको एडल्ट माना जाए, प्रौढ़ माना जाता है, तो कम से कम 3 पीढ़ियां इस दौर में हो चुकी है। एक बड़ा लंबा समय साथियों हम लोगों का हो चुका है और उस दौर में हम लोग हैं और हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, क्या जो आज़ादी, जिस आज़ादी की बात हम लोगों को कही गई थी कि आज़ादी मिलने के बाद न्याय होगा, क्या वो न्याय या आज़ादी का लक्ष्य पूरा हुआ जिसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी? 26 जनवरी 1950 को संविधान में कहा गया था कि इस देश में समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय लागू होगा। 70 साल हो गए। और कन्वर्जन को भी साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कन्वर्जन किया, उस समय भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि मैं बुद्धिज्म को क्यों स्वीकार कर रहा हूँ। उसको भी लगभग 60-65 साल हो गए। तो ये एक बड़ा लंबा समय है और मैं ऐसे मानता हूँ कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। अगर हम समीक्षा नहीं करेंगे तो उस बात को, उस लक्ष्य को हासिल करने में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर समीक्षा की दृष्टि से कुछ बातें साथियों मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि समीक्षा अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करने वाली होती है, क्योंकि हर बार समीक्षा आपके अनुकूल होगी इसकी गारंटी नहीं है। जिस दौर में साथियों हम लोग हैं, ये दौर बहुत ज़्यादा हमारे लिए अनुकूल नहीं है। साथियों, इस देश में एक तरह से प्रतिक्रांति का माहौल बनाया गया है। एक तरह से हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूँ कि भारत में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू है। जून 1975 को इंदिरा गांधी ने एक पॉलिटिकल इमरजेंसी भारत में थोपी थी। उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरे हाल आज इस देश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी के रूप में लागू है। और उस अनडिक्लेयर इमरजेंसी के दौरान, पॉलिटिकल इमरजेंसी है, एक राजनीतिक आपातकाल से भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां है। इस देश में एक प्रतिक्रांति का, काउंटर रिवॉल्यूशन का माहौल खड़ा कर दिया गया और ये काउंटर रिवॉल्यूशन जिस वर्ग के विरोध में किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है, तो वो केवल एशियंट इंडिया में ही रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा था। ये क्रांति प्रतिक्रांति का दौर अभी भी जारी है और ब्राह्मण इस देश में उस प्रतिक्रांति को, काउंटर रिवॉल्यूशन को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। मगर सबसे बड़ा संकट ये है कि जिस वर्ग के विरोध में ये प्रतिक्रांति की जा रही है, उस बहुजन समाज के, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हो, इनके विरोध में ये प्रतिक्रांति, काउंटर रिवॉल्यूशन किया जा रहा है। जिस वर्ग के विरोध में ये काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा है, ब्राह्मणों ने उसका नेतृत्व भी उसी वर्ग को दिया। आज शेड्यूल कास्ट के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा है और शेड्यूल कास्ट को ही उसका नेतृत्व दिया जा रहा है। आदिवासियों के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन किया जा रहा है। आदिवासियों के आदमी को देश का राष्ट्रपति किया जा रहा है। साथियों, 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तो 16 सितंबर के एक दिन पहले, उनके जन्मदिन के पहले, एक किताब बीजेपी और आरएसएस के द्वारा पब्लिश की गई, अंबेडकर एंड मोदी नाम से, और उसका विमोचन राष्ट्रपति रहे हुए रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। किताब लिखने वाला जिस चाहे तरीके से किताब लिख सकता, ये उसका आज़ादी का विषय है। मगर उस किताब के ऊपर भाषण करते हुए रामनाथ कोविंद ने ये कहा
कि बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी अगर कोई रहे तो नरेंद्र मोदी ही रहे, और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर सबसे ज्यादा अगर किसने काम किया तो मोदी के द्वारा ही वो किया जा रहा। ये बात भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के द्वारा कही गई। बाबा साहब ने ये कहा था कि पूना पैक्ट से दलाल और बड़ुओं का निर्माण हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि ये दलाल और बड़वे विधानसभा और लोकसभा तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय ये वही तक चल रहा था। मगर जिस दौर में हम लोग हैं, ये दलाली का मामला यहां तक बढ़ गया कि राष्ट्रपति के पद तक ये पहुंच गया। रामनाथ कोविंद अपनी कैपेसिटी के अंदर निजी तौर पर यह बात कहते, कोई बुरा नहीं माना जा सकता, एक राष्ट्रपति के पद की गरिमा को तो कम से कम ध्यान में रखना चाहिए था। उस गरिमा को भी उन्होंने नीचे गिराने का काम किया। यह हाल इस देश में है कि एक ट्राइबल आदमी देश का राष्ट्रपति बनता है, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी राष्ट्रपति बनता है, बैकवर्ड जाति के आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में रखा जाता है, और उन्हीं वर्गों के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इसकी खबर नहीं है। जिन लोगों के विरोध में यह काउंटर रिवॉल्यूशन किया जा रहा है, उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। हम तो अपने ही नशे में चूर है, हमें अपनी ही जानकारी नहीं है, तो समाज में क्या हो रहा, किस तरीके से चीजें चल रही, इसकी कोई जानकारी हमको है नहीं। जिसको बाखबर होना चाहिए वो बेखबर है। हम अपनी विरासत अशोका के साथ जोड़ते हैं, बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, इतनी महान विरासतों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, मगर वर्तमान में हमारे अधिकारों के विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की साजिशों को, उनके षड्यंत्रों को अगर हम लोग एक्सपोज नहीं करेंगे, उसके विरोध में समाज के अंदर जागरण का काम नहीं करेंगे, तो साथियों विरासत केवल बड़ी होने से काम नहीं चलेगा, उसकी विरासत को संभालने लायक उन संतानों को भी आगे आना। हमारी विरासतों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, हमारी धरोहरों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता उसका भविष्य नहीं होता, जिस कौम का इतिहास नहीं होता उस कौम का भविष्य नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी कौम की हत्या करनी है क्या करना होगा, किसी व्यक्ति की हत्या करनी है क्या करना होगा। किसी व्यक्ति की हत्या करना आसान काम है, तीर तलवार बंदूक चलाकर उसकी हत्या कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। तीर तलवार बंदूक चलाकर उसकी हत्या कर सकते हो, मगर किसी कौम की हत्या करनी है, ना तीर चलेगी, ना तलवार चलेगी, ना तोप चलेगी। फिर क्या करना होगा, जिस कौम की हत्या करनी है उस कौम का इतिहास नष्ट कर दो, उसकी विरासत नष्ट कर दो। अब बहुजनों की विरासत इतनी बड़ी है कि ब्राह्मण उसको खत्म नहीं कर पाए, तो उसका तरीका ब्राह्मणों ने बनाया, जिसकी हत्या नहीं कर सकते, जिसको खत्म नहीं कर सकते, उसका ब्राह्मणीकरण कर दो। तो हमारी जितनी बहुजनों की विरासत है वो सारी विरासत ब्राह्मण जो है वो अपनी विरासत के रूप में उसका ब्राह्मणाइजेशन करके हमारे सामने रख देता है। जो हमारे त्योहार है, जो हमारी विरासत है, खत्म कर, खबर ही नहीं लगता क्या हुआ। साथियों कल के दिवाली के समय में, जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि दिवाली का पहला दिवस जो है धनतेरस से शुरू होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का आकर्षण भारत के लोगों को है। ये दिवाली के 4 दिनों के अंदर ही धनतेरस के दिन और उसके आगे पीछे आगे वाले 2-4 दिनों में 50,000 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा गया। जब हम कहते हैं कि देश में महामारी फैली है, महामंदी चल रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी है, उस दौर में केवल इन 3 दिनों में 50,000 करोड़ का सोना खरीदा जाता है, गाड़ियां खरीदी जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है 50,000 करोड़ की केवल 3 दिनों में। जहां किसानों के पास अपने ही फसलों का दाम मांगने के लिए 13 महीना आंदोलन करने के बाद सरकार उसको एमएसपी की गारंटी देने के लिए राजी नहीं होती। अभी वेदांता का जो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात में दिया,
80,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार ने उसको दी, 80,000 करोड़ की, एक लाइन की खबर नहीं होगी। उसी देश में मनरेगा को चलाने के लिए जो हमारा गांव देहात में जो आदमी मजदूरी करके मनरेगा में जीता है, 73,000 करोड़ का बजट सरकार कहती कि उसको हम नहीं देंगे। 80,000 करोड़ की फूड सब्सिडी सरकार ने खत्म कर दी। आपके इसलिए एमएसपी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, आपकी जो रोजगार की व्यवस्था है उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, और ये हजारों करोड़ जो है, जो आपके मेहनत पसीने की कमाई है, ये औने पौने दाम में, कौड़ियों के दाम में बेची जा रही है, और आप दिवाली के फटाके फोड़ने में मजबूर। क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है, हमें लगता है कि घरों में दिवाली खड़ा करने से, रोशनाई करने से, बड़े बड़े दिए लगाने से लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। साथियों, ब्राह्मणों ने पुराणों में लिखा कि लक्ष्मी की जो व्हीकल है, क्योंकि देव जो है पैरों पर नहीं चलते, बुद्ध और महावीर ही इस भारत में पैरों पर चले, जमीन पर चलने वाले केवल 2 ही महापुरुष थे, बुद्ध और महावीर। बाकी सारे ब्राह्मणों के भगवान जो है उनको उस समय 4 व्हीलर था, 2 व्हीलर था, उन्होंने जमीन पर पांव नहीं रखे। लक्ष्मी को भी घूमने के लिए 2 व्हीलर की व्यवस्था थी। आपने देखा होगा कि विद्या के देवता के रूप में सरस्वती को दिखाया तो उसका भी व्हीकल था। सरस्वती का व्हीकल कौन सा था? क्या उसके हंस या मोर कुछ तो भी लिखते, यानी 2 व्हीलर था। एजुकेशन डिपार्टमेंट को उस समय भी बजट नहीं था, अभी भी बजट नहीं। लक्ष्मी का व्हीकल जो है साथियों, पुराणों में ब्राह्मणों ने लिखा कि उल्लू है। लक्ष्मी का जो व्हीकल है वो क्या है? उल्लू है। अब हम भोले भाले लोग ये मानते हैं कि लक्ष्मी को घर में बुलाना है तो दिए जलाओ, रोशनी करो, तेल जलाओ, बड़े बड़े लाइटिंग लगवाओ, और वो उम्मीद करते हैं कि अंधेरे में ये दिया जलाने से, रोशनी जो है दिखाने से लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। लक्ष्मी आना चाहती, मगर उसका ड्राइवर उल्लू, उसकी समस्या है। उल्लू की समस्या क्या है? उल्लू को उजाले में दिखता नहीं है। अब लक्ष्मी आना भी चाहे और ड्राइवर अंधा है, कैसे आपके घर में आएगी? कैसे आएगी? हजारों सालों का वेटिंग है, नहीं आएगी। कैसे आएगी? आपने रास्ता बंद कर दिया उसका, बड़े बड़े दिए जला दे, बड़े बड़े लाइटिंग लगवाई, कैसे आएगी? अरे उल्लू नहीं आएगा तो लक्ष्मी कहां से आएगी? मगर आप उल्लू जरूर बन जाओगे, उल्लू बनाने का काम करते रहते। ये हमारे समाज का चरित्र बनाया गया है कि हम अपने लिए नहीं सोचते, अपने पीढ़ियों के लिए नहीं सोचते, अपने भविष्य के लिए नहीं सोचते। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि विकास किसको कहा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने विकास इस शब्द की व्याख्या की कि विकास किसको कहा जाए। बाबा साहब ये नहीं कहते कि बाप ने बेटे के लिए क्या किया मैं उसको विकास कहूँ। पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि विकास उस बात को कहा जाए कि एक पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया, इसको विकास कहा जाए। तो हमें अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारी व्यवस्था की। कन्वर्जन को लेकर भी बाबा साहब अम्बेडकर यही वो सोच रखते थे कि इस देश में जो हजारों सालों की जो जाति और जाति के आधार पर बनाई गई जो गैर बराबरी है, ऊंच नीचता है, उसको खत्म कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। धम्म भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कबूल किया वो इस बात को था कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। वो समता, बंधुता, न्याय प्रस्तावित करना उसके पीछे का मकसद था। 21 साल समय लिया, किस लिए लिया? वो केवल विहारों तक या वंदना तक सीमित रखना नहीं चाहते थे, उस बात को आगे लेकर जाने की उनकी कोशिश थी कि ऐसा एक माहौल इस देश के अंदर निर्माण हो जो उस बुद्ध की धम्म की क्रांति को भारत में लाए, उसको पुनर्जीवित करने का काम करे। आज लाखों करोड़ों की संख्या में ये मामला आगे बढ़ चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, उनको जानने वाले बड़ी संख्या में इस बात का प्रचार भी करते कि ऐसा हो रहा। मगर क्या वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थितियां है जिस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक सामाजिक क्रांति के रूप में इसको लाना चाहते थे? आज क्या हुआ? सारी व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई है
उस प्रतिक्रांति को मैंने शुरू में भी कहा कि थोपने के काम में लगे। SC ST BC माइनॉरिटीज के विरोध में यह प्रतिक्रांति हो रही है। इस देश में एक लहर बनाई जा रही है। SC और ST को जो अधिकार संविधान में मिले, वो सारे के सारे अधिकार वो ब्राह्मणों के धर्म से अलग है इस आधार पर मिले। और आज उन्हीं जातियों को हिंदू बनाने के लिए सबसे ज्यादा पहल ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है, और वही जातियां हिंदू बनने की होड़ में लगाई गई। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो अधिकार मिले हैं वो ब्राह्मणों से अलग है, इसके आधार पर मिले। संविधान में जो उनको अधिकार दिए हैं वो ब्राह्मणों के धर्म से अलग है, इसी आधार पर मिले। और आज सबसे ज्यादा इन जातियों के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा पहल की जा रही है कि उनको हिंदू बनाने के लिए वो पूरी ताकत से काम में लगे पड़े हुए हैं। और ब्राह्मण जितनी कोशिश नहीं कर रहा, उससे कई गुना ज्यादा इन जातियों के अंदर पहल की जा रही कि वो इस काम में लगे। मैं संगठन का जब प्रचारक के रूप में काम करता था तो मुझे जम्मू में जिम्मेदारी थी, तो बहुत बार जम्मू से जनरल ट्रेन में हम लोग आते थे, तो बहुत सारे पंजाबी लोग जो है मुझे वैष्णो देवी जाते हुए मिलते थे। चलो बुलावा आया, लगा दिया है काम। और ये केवल पंजाब में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, गुरुवाणी के साथ में, गुरु ग्रंथ के साथ में छेड़खानी का मामला हुआ। लिंगायतों के साथ में भी यही ब्राह्मण कर रहे। मुस्लिमों के विरोध में तो खुलेआम ये चीजें हो रही है। SC ST के साथ में भी यही चीजें हो रही, और उसमें भी अंतर है। राजस्थान की 2 घटनाओं को आपने देखा होगा। कन्हैया लाल की भी हत्या राजस्थान में हुई और इंद्र कुमार मेघवाल की भी हत्या हुई। सरकारें किस तरीके से सोचती है, क्या चल रहा है इस देश में। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई उदयपुर में, उसी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको मिलने के लिए जाते हैं और उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसके दोनों बेटों को गवर्नमेंट जॉब ऑफर की जाती है। जून महीने में यह घटना होती है, 25-26 जून के करीब के बात है, लास्ट वीक ऑफ जून। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1-2 दिन पहले उसी राजस्थान के दूसरे एक जिले में, जालोर में यह घटना होती है कि इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या होती है। उसके परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद की जाती है। वही सरकार है, वही राज्य है, अप्रोच क्या है। शेड्यूल कास्ट के आदमी की हत्या होती है, बच्चे को मारा जाता है, 5 लाख रुपए दिए जाते। मारने वाला अपर कास्ट राजपूत है। कन्हैया लाल जिसकी हत्या हुई वो कोई ब्राह्मण नहीं था, बैकवर्ड था। उसकी हत्या होती है, उसको 50 लाख रुपए दिए जाते क्योंकि मारने वाला तथा कथित रूप से उसको मारने का आरोप जिस पर लगाया गया वो मुसलमान। केजरीवाल गुजरात में प्रचार करने के लिए जाकर कहते कि गाय को प्रतिदिन 40 रुपए का रोज मैं दूंगा। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं दुर्जनों का नाश करूं। तो इस देश का राष्ट्रवाद कहां बनाया जा रहा है? गाय, गोबर, गोमूत्र, इसके ऊपर खड़ा किया जा रहा है। साथियों, अभी मैं छत्तीसगढ़ होकर आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां कांग्रेस की सरकार ने 2 बड़े महान काम किए। उन्होंने गोबर खरीदना शुरू कर दिया है और गोमूत्र खरीदना शुरू कर दिया। 2 रुपए किलो से गोबर वहां खरीदा जा रहा है और 4 रुपए लीटर से गोमूत्र, गाय का पेशाब जो है, खरीदा जा रहा है। अच्छी बात है, सरकार को काम आता होगा, ले रहे होंगे। मैं जब वो सरकार का एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, तो मैंने मोबाइल निकालकर छत्तीसगढ़ सरकार की जो वेबसाइट है
उसमें बीपीएल के लेवल पर जो राशन दिया जाता है उसका रेट निकाला तो वही छत्तीसगढ़ की सरकार 1 रुपये किलो से चावल दे रही है और 2 रुपये किलो से गोबर खरीद रही है। मेरा आपको सवाल है कि आज़ादी के 70-75 साल में किसने तरक्की कर ली? गोबर उठकर चावल के बराबरी में आ गया या चावल गिलकर गोबर के बराबरी में आ गया? समीक्षा कर लो, तरक्की की बात कर लो कि भाई कहाँ आ गए हम लोग कि गोबर उठकर चावल के बराबरी में आ गया। चावल 1 रुपये किलो और गोबर 2 रुपये किलो। अब जानवर खाएगा तो उसका गोबर होगा, जानवर से नीचे गोबर है, गोबर से नीचे चावल है, तो चावल से नीचे उसको खाने वाला हो गया। तो आज़ाद भारत में इस देश के नागरिकों की क्या औकात करके रख दी गई है। जो समानता हम लोगों को चाहिए थी, बाबा साहब अम्बेडकर एक सवाल खड़ा करते, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्ध और उसके धम्म के भविष्य में बाबा साहब अम्बेडकर एक सवाल खड़ा करते हैं कि इस देश के सारे धर्मों को, इस दुनिया के सारे धर्मों को एक सवाल का जवाब देना ही होगा। वो सवाल क्या है? उस समाज व्यवस्था के सबसे शोषित, सबसे पीड़ित और सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के उद्धार के लिए, उस समाज व्यवस्था के सबसे शिकार रहने वाले लोगों के उद्धार के लिए उसके पास क्या व्यवस्था है? जो समाज का सबसे निचला तबका जो आज कहीं खड़ा नहीं है, किसी तरीके से बराबरी में उठने के लिए तैयार नहीं, उस आखिरी पायदान पर जो आदमी है उसके उद्धार के लिए, उसके तरक्की के लिए, उसके आज़ादी के लिए उस धर्म के पास क्या व्यवस्था है? जो आदमी उस धर्म को मानता है उसको उस आखिरी पायदान में रहने वाले आदमी की मुक्ति के लिए, उसके अधिकारों को हासिल करने के लिए क्या कार्यक्रम उसके पास है? अगर वो जवाब उन धर्मों के पास नहीं है, वो धर्म परिवर्तन का कारण नहीं बन सकते, वो भक्ति का मार्ग बन सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? भक्ति और उपासना तक सीमित रह सकते हैं। साथियों, क्रांति विचारों में है, क्रांति विचारों में है, विचारों के अमल में है। तो ये जो सारी मौलिक समस्याएं हमारे समाज के सामने है, बहुत ज़्यादा विपरीत करके वो हमारे सामने लाकर रख दी गई है। जिस दौर में हम लोग हैं, किस तरीके का नज़ारा भारत में बनाया जा रहा है आप देख रहे होंगे। राम रहीम को 40 दिन का पेरोल दिया गया। चुनाव है, केवल बिल्किस बानो के बलात्कारियों को नहीं छोड़ा गया, बलात्कारियों को संस्कारी कहा जा रहा है। यह मामला केवल बिल्किस बानो तक सीमित नहीं रहा, राम रहीम को भी छोड़ा गया। इस देश में आसाराम के समर्थन में लोगों को उतारा जा रहा है। तो मामला केवल बिल्किस बानो की अस्मिता का नहीं है, देश की पूरी जो हमारी नारी शक्ति है, महिलाओं का आत्मसम्मान है, उसके विरोध में किया जा रहा है। केवल मुस्लिमों के साथ नहीं हो रहा, ये पूरे देश भर में साथियों जो मामला खड़ा कर दिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। किताबें बदली जा रही है, विरासतें बदली जा रही है, आपके अपने धरोहर को बदलने का काम हो रहा। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए वो उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया है। और उस माहौल में हमारे लोग एक इशू लेस करके नॉन इशू को इशू बनाया जाता है और इशू को नॉन इशू बनाया जाता है। तो हमारे सामने अपने मुद्दे ना होने के कारण ये चीज़ें साथियों बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। आज इस परिस्थिति में जो जिम्मेदारियां हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से उसका निर्वहन करना होगा। जिस बेगमपुरा की बात हम कहते हैं,
जो बेगमपुरा बसाने की जिम्मेदारी गुरु रविदास जी ने या हमारे पुरखों ने हमारे ऊपर लगाई है, गम ही गम दिखाई देता है। और 6000 जाति के लोग उसके शिकार। अब ये 6000 जाति के लोगों की पिटाई ठुकाई हो रही है, उन लोगों के विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है। तो ये क्रांति करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आंदोलन की ताकत की ज़रूरत है। साथियों, ब्राह्मण किस तरीके से हमारे लोगों को धार्मिक प्रतिक्रांति में या ये जो नई व्यवस्था बनी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुलाम बनाकर रख रहा। हम मानकर चलेंगे कि भाई गरीबी से क्रांति पैदा होगी, एक दौर आएगा कि लोग अपने आप क्रांति के लिए तैयार होंगे, नहीं होगा साथियों। गरीबी से क्रांति पैदा नहीं होती, क्रांति गरीबी के एहसास से पैदा होती है। गरीबी से क्रांति पैदा नहीं होगी, क्रांति गरीबी की एहसास से पैदा होती है। गरीबों को गरीबी का एहसास ना हो, इसके लिए उसको धर्म दिया जाता है। उसको धर्म क्यों दिया जाता है? ताकि उसे अपनी गरीबी का एहसास ना हो। गांधी ने बड़ा काम कर दिया, गरीबी को धर्म के साथ जोड़ दिया। राजनीति का कारण गरीबी है, उसको वहां से हटाकर धर्म के साथ जोड़ दिया, उसको पाप और पुण्य के साथ जोड़ दिया, आपके अगले और पिछले जन्म के साथ जोड़ दिया। बाबा अम्बेडकर ये कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ। तब एहसास कहाँ से होगा? जब वो जानेगा तब तो होगा। आरक्षण देकर बाबा अम्बेडकर ने जिस समाज को लायक बनाया, जिन लोगों ने संविधान की क्रांति का लाभ लिया, वो लोग लाभ तो ले लिए, संविधान की क्रांति के सारे अधिकार ले लिए, मगर जो जिम्मेदारियां उनको निभानी थी वो जिम्मेदारी के प्रति सजग नहीं रहे तो क्या होगा? बाबा अम्बेडकर संविधान से जो क्रांति करना चाहते थे या जो लोग क्रांति करने के लिए निर्माण करना चाहते थे, वो लोग निर्माण तो हुए, मगर उन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब ने इस जिम्मेदारी का एहसास लोगों को करवाने के लिए पूरे पंजाब ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में जाकर काम किया कि वो एक वर्ग तैयार हो, जो वर्ग इस बात को माने कि ये काम हमें करना होगा। कोई करे ना करे, ये जिम्मेदारी हमें निभानी होगी। साथियों, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है। जिस शक्ति से या जिस ताकत से ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश के संविधान और इस देश के मौलिक अधिकारों के विरोध में काम कर रही है, उस अनुपात में अपने समाज के अंदर जागृति निर्माण करके उन्हें उसके लिए लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर हमें लोगों को आंदोलन निर्माण करने की जरूरत है। इस काम के लिए समाज के हर बुद्धिजीवी को पहल करना होगा। आज हमारे लिए पहल करने के लिए बहुत बड़ा मामला बन चुका है। आज ये बात नहीं कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हमारे लिए वर्तमान में कुछ नई समस्याएं बनी है। समस्या ये नहीं कि हमारे लोग जानते नहीं, आज की समस्या कुछ अलग है। सोए हुए लोग या सोने का नाटक करने वाले लोग हमारे लिए समस्या नहीं है। हमारे लिए समस्या कौन है? जो सोए हुए लोग हैं वो नहीं, या जिन्होंने सोने का नाटक या सोंग किया है वो भी नहीं। हमारे लिए समस्या वो लोग हैं जो अपने आप को जागरूक होने का दिखावा करते, वो बड़ी समस्या बने हुए हैं। क्योंकि ये संगठनाएं हजारों लाखों की संगठनाएं किस लोगों ने बनाई है? जो अपने आप को जागरूक कहते हैं, अपने आप को इन महापुरुषों के साथ जोड़ते हैं, उन्होंने बनाई है। वो ये कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो जब समाज को जगाने का काम हजारों लाखों की संख्या में हो रहा है, तो फिर उस समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर इतना सारा हो रहा है, बाबा साहब कहते थे कि
मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने सोचा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा काम अधूरा रह गया। उन्होंने किताबें निकाली, ढूंढा। बाबा साहब अम्बेडकर 18-18 घंटे, 21-21 घंटे उन्होंने मेहनत की। इसका मतलब बाबा साहब को सोने के लिए 3 ही घंटे का समय मिला, आराम करने को नहीं मिला, चैन नहीं मिला। तो पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि बाबा साहब का कौन सा काम अधूरा रह गया, तो वो 21 घंटे पढ़ाई की, इसका मतलब 3 घंटे ही उनको आराम करने के मिला, सोने के लिए मिला। तो बाबा साहब का ये काम अधूरा रह गया कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरा नींद नहीं ले पाए, पूरा आराम नहीं कर पाए। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। उन्होंने सोचा कि बाबा साहब आपको चैन से रहने को नहीं मिला, आराम करने को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला, ये काम हम हमारे ऊपर लेते हैं और जान की बाजी लगा देंगे। रात में तो सोएंगे ही सोएंगे, दिन में भी सोएंगे। तो हमारा पढ़ा लिखा आदमी आज संडे, ये दिन हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला, ये मिशन डे होना चाहिए, ये काम समाज के लिए होना चाहिए, नहीं हो रहा। हम अपनी सुविधा के हिसाब से आंदोलन को चलाना चाहते, हम अपने अवसर के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें योगदान देना चाहते, नहीं होगा। ना तालियों से कुछ होगा, ना गालियों से कुछ होगा। पिछले 70 सालों में 2 चीजें करने में हम लोग माहिर हो गए। नेता ने बढ़िया भाषण किया, ताली बजा दी, कहीं अन्याय अत्याचार हो गया, गाली दे दी। ताली और गाली से 70 साल हम लोग काम चलाते रहे। साथियों, ना तालियों से कुछ होगा, ना गालियों से कुछ होगा। करने के लिए पहल करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गौरव वाली बात होती है उसकी लायक संतान। गालिब ने एक शेर कहा है, गालिब उसमें कहता है कि अगर संतान लायक है, कुछ कमाने की जरूरत नहीं। अगर संतान नालायक है, फिर भी कुछ कमाने की जरूरत नहीं। अगर संतान लायक है, कमाने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगी। और संतान अगर नालायक है, जो भी कमा कर रखा है उसको बेच कर खाएगी। कहीं हमारी हालत ऐसी तो नहीं हुई कि जो पुरखों ने कमा कर दिया था उसी पर चल रहा है। आज जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। ये हमारी पुरखों ने जो कमा कर दिया है वही हम लोग संभालने लायक भी नहीं रहे। बढ़ाना तो दूर की बात है, बढ़ाने के लिए योग्यता साबित करनी होगी, संभालने के लिए भी योग्यता साबित करनी होगी। उस योग्यता को साबित करके साथियों, हमें आने वाले समय में अपने अधिकारों को बचा कर रखना या उसकी लड़ाई लड़ने के लिए समाज को तैयार करना होगा। बाबा साहब ये कहते थे कि ये जो मैंने धर्मांतर का, बुद्ध का धम्म जो मैंने कबूला है, उसके पीछे जो सामाजिक क्रांति का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा के साथ में मैं काम करूं। साथियों, उस सामाजिक क्रांति का लक्ष्य अधूरा है और उस सामाजिक क्रांति के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो लोग लायक है उन लोगों को अपने आप को जिम्मेदार मानना होगा। हमारे समाज में साथियों 2 तरह की समस्याएं हैं। जो लोग लायक है वो ईमानदार नहीं है और जो ईमानदार है वो लायक नहीं है। हमारे समाज का चरित्र बना हुआ है, जो लायक है वो ईमानदार नहीं है और जो ईमानदार है वो लायक नहीं है। ये जो सारा पढ़ा लिखा तबका हमारे समाज के अंदर है, ये बहुत ज्यादा लायक है। अगर वो चाहे तो इस आंदोलन को चलाने के लिए लगने वाला समय, बुद्धि, पैसा, हुनर अपना लगाकर क्रांति कर सकता है, मगर वो आंदोलन को चलाने के लिए जो ईमानदारी चाहिए उसका चरित्र में अभाव। और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, मर जाते हैं, बाबा साहब के नाम पर मर जाते, कहीं पुतले की विटंबना हुई, कहीं कोई आंदोलन हुआ, मर जाते हैं, मगर वो लोग उस आंदोलन को आगे चलाने के लिए लायक नहीं। ईमानदार लोगों को और लायक लोगों को पहल करनी होगी। ये कारवां साथियों तभी बढ़ेगा जब इस कारवां को आगे लेने के लिए
हम अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो। इस काम के लिए आजीवन हम लोगों को अपना जीवन लक्ष्य बनाकर काम करना होगा। चरत भिक्खवे चारिकम का जो संदेश बुद्ध ने दिया था, जो चारिका बुद्ध ने कही थी, चरत भिक्खवे चारिकम है बनते हो, उस काम के लिए चारिका करो, ऐसा कार्य निर्माण करो, उस समाज में समता बंधुता न्याय प्रस्थापित करने का कार्य हो। कंसराम जी ने कहा था कि ये युग चमचा युग है, मगर उस चमचा युग को खत्म करने के लिए उन्होंने एक प्रचारकों का भी एक बहुत बड़ा निर्माण किया और इस समाज के अंदर ऐसे प्रचारक निर्माण किए। वो प्रचारक इस समाज के अंदर उस विचारधारा का प्रचार करे और इस देश के अंदर क्रांति पैदा करे। विचारधारा का प्रचार प्रसार करना होगा। एक क्रांति अगर आप समाज में स्थापित करना चाहते हो तो उस क्रांति के लिए जो भी कुर्बानियां है उसको देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं और अपने समाज के अंदर उस क्रांति को स्थापित करने के लिए पहल करने की ज़रूरत है। इस काम के लिए साथियों ये कार्यक्रम है। प्रोफेसर साहब ने आजीवन ये काम किया, अपनी विरासत उन्होंने अपनी किताबों में छोड़ी। ये बहुत बड़ी धरोहर है, ये बहुत बड़ी विरासत है, क्योंकि इस देश में विचारों की उपेक्षा होती है और आचारों की पूजा होती है। हम अपने महापुरुषों को मूर्तियों में ढूंढते हैं, उनके विचारों में नहीं ढूंढते। विचार मुक्ति का साधन बनेंगे वो विचार उन्होंने किताबों के माध्यम से पीढ़ियों तक लेकर जाने का काम किया, वही प्रचार का काम हमको करना होगा। उस क्रांति के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए पहल करनी होगी। मैं ऐसे मानता हूं कि आज की स्थिति में वो अनुकूल माहौल पूरे देश भर में बनाने के लिए पहल करनी होगी। साथियों, ये साल अपने आप में एक बहुत महान वर्ष भी है। ज्योतिराव फुले जी के द्वारा जो सत्य शोधक समाज स्थापित किया गया था, ये उसकी स्थापना का 150वां साल है। जो विरासत साथियों बाबा साहब अम्बेडकर को जो मिली वो ज्योतिराव फुले से मिली थी, और ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में हमारे समाज का पहला क्रांतिकारी संगठन बनाया था, सत्य शोधक समाज। उसका ये 150वां साल है। इस साल के अंदर हमने ये प्रण बनाया कि सत्य शोधक समाज की इस 150वें शताब्दी वर्ष में, शतकोत्तर स्वर्ण महोत्सव वर्ष में हम लोग 10,000 कार्यक्रम करेंगे। और इस कार्यक्रमों के माध्यम से ये जो क्रांति का जो विचार है, इस देश की 6,000 जातियों को जगाने का, जोड़ने का, उसको समाज में स्थापित करने के लिए पहल करेंगे। और पूरे देश भर में इस क्रांति के लिए माहौल बनाने के लिए, उस क्रांति को तैयार करने के लिए अपना समय बुद्धि हुनर लगे। और इस काम के लिए जितना सारा समाज के अंदर का जो अनुकूल माहौल है, जो भी आंदोलन इस काम के लिए समाज के अंदर तैयार हो रहा है, संगठन इसके लिए पहल कर रहे, उन सभी को साथ में लेकर एक बहुत बड़ी पहल हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय मूल भारतीय चिंतक संघ के द्वारा साथियों ये पहल की गई है। बानसेप इस पहल में राष्ट्रीय मूल निवासी जो मूल भारतीय चिंतक संघ है उसके साथ में मिलकर लड़ाई और ये प्रचार प्रसार का काम देश और विदेश में करने के लिए तैयार है। इसी कारवा को हम लोग लेकर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने जो कुर्बानियाँ साथियों इस मिशन को फैलाने के लिए दी है, उन कुर्बानियों को अगर आप उसके मंजिल मकसूद तक लेकर जाना चाहते हैं तो उस धरोहर को, उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। और वो विरासत यही है, हमारे महापुरुषों की विरासत को आप अगर एक लाइन में जोड़ना चाहोगे, वो विरासत साथियों त्याग और समर्पण की है। वही त्याग और समर्पण की विरासत लेकर आप आगे आओगे और ये धम्म चक्र, धम्म शासन भारत में प्रस्थापित करने के लिए, संविधान की क्रांति भारत में निर्माण करने के लिए आप लोग अपना समय बुद्धि हुनर लगाओगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर साहब का पूरा परिवार, राष्ट्रीय मूल भारतीय चिंतक संघ का पूरा परिवार इस विरासत को आगे लेकर जाने का काम कर रहा है। हम उनके साथ में हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, अपनी बात कहने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।